हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। दोस्तों बहुत पुरानी बात है। श्रीनगर के एक गांव में एक सेठ रहा करते। उनके केसर का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। वो उसकी केसर की मुंह मांगी कीमत में वो बेचा करते थे और उनके पास में बहुत सारी दौलत हो गई थी। उनको बहुत घमंड हो गया था अपनी दौलत का और वो सोचते थे कि उनके बराबर का कोई सेठ है ही नहीं। अब वो 100 ऊँटों पर एक दिन केसर लदवाते हैं और अपने आदमियों को उनको बेचने को कहते हैं और कहते हैं कि जो सारे केसर एक बार ले लेगा और सोने की मोहरें सारी इकट्ठी इनके बदले में देगा, उनसे ही सौदा करना। अब वो लेके जाते हैं लेकिन उनको ऐसा कोई ग्राहक, सारे में ढूंढ घूमते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं लेकिन उनको वो कोई ऐसा ग्राहक मिलता नहीं है। अब वो वापस आते हैं और सेठ को बोलते हैं। सेठ को और भी घमंड हो जाता है कि देखो मेरे बराबर तो कोई भी नहीं है, कोई भी इनको खरीद नहीं सका। अब वो उसकी पत्नी बोलती है सेठ की कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है, बेटी की शादी की चिंता करो। वो कहता है चिंता तो मुझे भी है लेकिन मेरे बराबर सेठ कोई भी नहीं है। अब मैं कैसे अपने से कम वाले के साथ इसकी शादी कर दूं, मेरी बहुत थू थू होएगी अगर मैं अपने से कम के साथ में इस बेटी की शादी कर देता हूँ। अब वो कहती है कि बेटी को कुंवारा ही थोड़ी रखना है, उसकी तो शादी करनी है। अब वो फिर अब कहता है अब क्या करें, तुम ही सोचो। तो वो कहती है कि नाई और पंडित इस काम में बहुत तेज होते हैं, नाई और पंडित को ये काम दे दिया जाता है। अब नाई और पंडित दूर दूर जाते हैं। अब दूर दूर जाते हैं लेकिन उनको कहीं भी कोई दिखाई नहीं देता ऐसा कि जो उस सेठ के बराबर हो, क्योंकि सेठ की 9 महला हवेली होती है। सेठ ने यही बोला होता है कि जिसकी 9 महला हवेली होगी उसी से ही रिश्ता करना, उससे कम में किसी से रिश्ता मत करना। तो वो अब दोनों के दोनों नाई और पंडित घूमते हैं सारे में और दूर दूर जाते हैं लेकिन उनको कोई ऐसा नहीं दिखाई देता कि जहाँ उनकी शादी कर सके। अब वो जा रहे थे तो उनको एक जगह पता चलता है कि यहाँ पर किसी की 9 महला हवेली है। तो 9 महला हवेली है तो वहाँ पर वो जाते हैं और पता करते हैं कि तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर 9 महला हवेली का एक बड़ा भारी सेठ रहा करता था और उनके 2 बेटे हैं जो इस समय अपने मामा जी के साथ में रहते हैं। अब वो कहते हैं ठीक है, उनका पता पूछ के और पता चलता है कि वहाँ उनके लड़के भी 2 हैं जो शादी की उम्र के हैं। उनका बड़ा लड़का 22 साल का हो गया। अब वो उनको लेकर वहाँ जाते हैं। वहाँ पर जब जाते हैं तो वो जो लड़के होते हैं अपने मामा के साथ में खेत में गए हुए होते हैं काम करने के लिए, और जो मामा का लड़का होता है वो भी खेत में गया होता है उनके साथ काम करने के लिए। अब वो वहाँ पर जब जाते हैं तो उनकी खूब भगत होती है, वहाँ बैठाया जाता है, उनको खाना वगैरह खिलाया जाता है। तब तक मामा सेठ मामा जो होते हैं वो आ जाते हैं उन बच्चों के साथ में। अब वो जो पंडित और नाई होते हैं वो कहते हैं कि वो बताते हैं कि हम सुदर्शन का रिश्ता करने के लिए आए हैं और सेठ जी ने हमें ऐसे वहाँ से भेजा हुआ है, जम्मू कश्मीर से हम आए हैं और सेठ जी ने हमें भेजा है जिसकी 9 लखा हवेली है। तो हम उसी से 9 महला हवेली है, हम उसी से उसकी शादी करेंगे। वो कहते हैं ठीक है। अब वो कहता है कि इस समय तो ये मेरे टुकड़ों पर पल रहे हैं, मेरा भी एक इन्हीं के बराबर बेटा है, तो आप चाहो तो मेरे बेटे से उसका लड़की का रिश्ता कर सकते हो। लड़की का नाम सुलक्षणा होता है। अब वो कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वचन से बंधे हुए हैं और जिसकी 9 महला हवेली होगी उसी से ही शादी करेंगे। अब सुदर्शन का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और उसकी शादी की तारीख भी पक्की कर दी जाती है। पंडित जी पतरा देख के बैसाख की अष्टमी को कहते हैं कि शुभ मुहूर्त है, इस दिन दौलतमल के राम की हवेली पर बारात लेकर पहुंच जाना। मामा मामी अनमने मन से हाँ कर देते हैं और पंडित जी को कहते हैं कि ठीक है। अब पंडित जी और
जो नाई होता है वो वापस जाते हैं और वहाँ जा कर के रास्ते में तय करते हैं कि हम सेठ को नहीं बताएंगे कि क्या स्थिति है, और 9 महला हवेली तो है ही और लड़का भी काबिल है ही। अब वहाँ पर जाते हैं, सेठ को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं और सेठ मान जाता है। और सेठ जो है 6 महीना पहले ही तैयारियां शुरू कर देता है। तैयारी हलवाई बैठाए जाते हैं और बहुत पकवान बनाए जाते हैं तरह तरह के, और बारात के ठहरने का भी भव्य इंतज़ाम कर दिया जाता है। अब वो वहाँ पर जब टाइम ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर मामा के घर में कुछ भी नहीं हो रहा होता है, तो वो जो लड़का होता है वो मामा को कहता है कि मामा 1 महीना रह गया है, अब क्या करें, इंतज़ाम करना पड़ेगा। मामा कहते हैं मेरे बस का तो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कैसे तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, तुम जाओ और किसी गांव के आदमियों को अपने साथ ले लो। गांव का भी कोई उनके साथ जाने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि सेठ के डर के मारे सब डर रहे थे, क्योंकि काफ़ी लोग उनके खेतों में काम करते हैं। अब वहाँ से वो कोचवान होता है एक, वो उनके साथ जाने को तैयार होता है, वो बूढ़ा आदमी होता है। अब वो तीनों वहाँ से चल पड़ते हैं। अब वहाँ से 3 चलते हैं तो बारात, एक नौकर को सूचना दी गई कि सेठ ने पूछा कितने लोग हैं, सेठानी सिर्फ 7 लोगों की बारात आई है। सेठानी कहती है, कोचवान बताता है कि फिर उन्होंने, सेठ जो होता है आग बबूला हो जाता है। कैसे होते हैं 7 लोग, क्योंकि वो वहाँ से चलते हैं, 1-2 उनको रास्ते में साधु मिलते हैं, वो कहते हैं हमें कुरुक्षेत्र जाना है, हमें अपनी बैलगाड़ी में जगह दे दो, और वो उनको बैलगाड़ी में जगह देते हैं। वहाँ से चलते हैं आगे, फिर साधु अपनी उनको लेकर के एक बड़े अपने गुरु के पास जाते हैं, वहाँ से आज्ञा लेते हैं और वहाँ से फिर उनके साथ वो चल पड़ते हैं। वहाँ से 3 लोग हो जाते हैं, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वहाँ फिर वो अपने बड़े गुरु के आश्रम में जाते हैं, वहाँ रात बिताते हैं, फिर वहाँ से आज्ञा लेते हैं, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से जाते हुए वो 3 लोग से जब वहाँ जाते हैं तो वो जो गुरु होते हैं वो पूछते हैं शादी का क्या इंतज़ाम है, तो वो कहते हैं कि शादी का तो कोई भी इंतज़ाम नहीं है। वो देखते हैं तो कहते हैं ठीक है मैं इंतज़ाम कर दूंगा, लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, मैं जिस हाल में हूँ मैं उसी हाल में लड़की से शादी करूँगा, क्योंकि मैं अगर कुछ दिखावा करूँगा तो उनको क्या पता चलेगा, अगर उनको शादी करनी होगी तो मेरे साथ, तो इसी हाल में उनको अपनी लड़की की शादी मेरे से करनी होगी। तो वो फिर कहते हैं ठीक है, लेकिन गाड़ी वो जो कहते हैं को उनकी गाड़ी को वो फिर भी बदल देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आगे पहाड़ी रास्ता है और वहाँ पर तुम्हारी ये गाड़ी नहीं जा सकती। तो अपने बैल और अपनी गाड़ी को सजा धजा के तैयार करते हैं और उसमें वो फिर आगे चल पड़ते हैं। आगे जाने पर उनको 2 उनके साथ कोचवान भी वो देते हैं, तो 5 जने वो हो जाते हैं। आगे जाते हैं, उनको फिर एक गुरु के आश्रम में ठहरते हैं। वहाँ पर जा कर के उनको 3 तो वो थे ही, 3 से वो फिर 5 हो गए थे कोचवान को मिला के। फिर आगे जाते हैं, 2 उनको और साधु मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमें भी अपने साथ ले चलो। वो और 2 साधुओं को ले चलते हैं, तो वो 7 लोग हो गए होते हैं। अब 7 लोग जो हो गए होते हैं तो फिर वो बारात लेके वहाँ जाते हैं। तो वहाँ 7 लोगों को वो जब उनको पता चलता है कि ये 7 लोग हैं, तो वो कहते हैं, वहाँ राजा खुद जाता है और देखता है, उनसे पूछता है। वो कहते हैं हम 7 ही लोग हैं बारात में और हमारे साथ कोई बाराती नहीं है। सेठ जी आग बबूला हो जाते हैं उनको देख करके, इनका तो कोई बंदोबस्त ही नहीं है। और घर में आते हैं, वो सेठानी को बताते हैं, तो सेठानी कहती है ठीक है, वो हमारे साथ रहेगा और हमारी बेटी के साथ में शादी उसकी कर देते हैं। गरीब है, लड़का अच्छा है और हमारे साथ में घर जवाई बन के रहेगा। जब उस लड़के को पता चलता है कि बोलते हैं, तो वो साफ मना कर देता है। कहता है मैं घर जवाई बन के नहीं रहूँगा और मैं अपने बारात अपनी लेके जाऊँगा। तो जो लड़की होती है वो पहले ही इनसे देख लिया होता है उसने इनको, वो मंदिर, क्योंकि वहाँ पहुँचने से पहले एक मंदिर में गए होते हैं जहाँ पर वो लड़की सुलक्षणा भी
आई होती है। वहाँ पर जब ये वापस आते हैं तो सुलक्षणा को देखते हैं, और सुलक्षणा के साथ सुलक्षणा की बुआ भी होती है। तो वो पूछती है तुम कहाँ से आए हो, यहाँ के तो नहीं लग रहे हो। वो कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम दूर से आए हैं और सेठ दौलत राम की बेटी से शादी है, उसी के लिए आए हैं। तो सुलक्षणा जो होती है वो उस लड़के को देख लेती है और कहती है अरे मेरी शादी तो इस लड़के से होगी। उसको भी लड़का पसंद आ जाता है, और जब उसके माँ बाप घर में उससे शादी करने के लिए मना करते हैं कि ये घर जमाई बन के नहीं रहना चाहता, तो वो जिद करती है और कहती है नहीं, मैं इसी लड़के से शादी करूँगी। और तो वो उनकी लड़की की शादी लड़की के जिद से सेठ सेठानी उससे कर देते हैं। लेकिन उसको कोई भी दहेज में कुछ भी सामान नहीं देते, और जितने भी रिश्तेदार आए होते हैं सबको मना कर देते हैं सेठ सेठानी कि इनको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब विदाई का टाइम, शादी ठीक ढंग से रीति रिवाजों से की जाती है, पर जब विदाई का समय आता है तो उसको कुछ वो जो साड़ी मामी ने भेजी होती है वो साड़ी पहना के ही उसको वापस ससुराल भेजा जाता है। अब वो लड़की अपनी माँ का कहती है कि तुम मुझे 10 रुपये तो अपनी तरफ से दे सकती हो। वो माँ मना कर देती है, कहती है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है तुम्हारे पिता का है। वो मना कर रहे हैं तो मैं कैसे दे सकती हूँ। अब वो लड़की चली जाती है। आगे जाते हैं, जब वो जा रहे थे तो रास्ते में जो उनके साथ साधु इकट्ठे हुए थे उन सबको उनके ठिकानों पर छोड़ करके वो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जा रहे थे, वहाँ पर वो जब बात करते हैं, तीनों रह जाते हैं, दोनों भाई और उसकी पत्नी रहते हैं। तो वो बात करते हैं, तो पत्नी को जब पता चलता है कि मामा साथ में नहीं आए हैं तो वो कहती है कि हमें उनके घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी शादी से खुश नहीं है, तो हमें उनके घर में नहीं जाना चाहिए, वो शादी में भी नहीं आए हैं। तो अब वो जो छोटा वाला भाई होता है वो कहता है ठीक है, हम अपनी 9 महिला हवेली में चलेंगे। और वहाँ जाते हैं और उसको ठीक ठाक करते हैं, रात को वहाँ पे सो जाते हैं। अब वहाँ जब सोते हैं तो रात को जो लड़का होता है सुदर्शन, उसको सपना होता है कि यहाँ महल के पीछे एक तहखाना है, तहखाने में एक संदूक है, संदूक में काफ़ी सारा धन भरा हुआ है, तुम उसको ले लो। अब वहाँ वो सुबह सबको बताता है और तीनों के तीनों वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ पर एक संदूक पड़ा हुआ था जिसमें बहुत सारे रतन हीरे मोती पड़े हुए थे। अब वो वहाँ से उनको निकालते हैं, बहुत खुश होते हैं। अब वो गरीब नहीं रह गए थे, अब वो अमीर हो गए थे। और वहाँ पर से उससे फिर वो अपना व्यापार शुरू करता है। अब वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था, बहुत सारा उनके पास धन हो गया था। वो अपनी हवेली को ठीक कराता है, उसको नई बनाता है। और एक बार क्या होता है कि केसर, फिर उसके पिता 100 ऊँटों पर केसर लदवाते हैं और भेजते हैं बेचने के लिए। फिर व्यापारी वहाँ पहुँचे, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे थे। किसी ने बताया कि तुम वो 9 महिला हवेली पे जाओ और वहाँ तुम्हारी सारी केसर बिक सकती है। वो वहाँ जाते हैं, आवाज़ें लगा रहे थे। तो वो जो होता है लड़का सुदर्शन, वो कहता है कि हम क्या लेकर करेंगे इतना केसर। वो नहीं लेता है। तो जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि ये सब मेरे पिता का भेजा हुआ है और उनको बहुत अपने पर घमंड है, तुम उनका घमंड सब चूर कर दो, ये सारी केसर खरीद के। और उन्हें ये पता चल जाएगा कि उनसे भी कोई आगे है। अब वो कहता है कि खरीद तो लें, लेकिन हम इतनी केसर का करेंगे क्या। वो कहती है हमारा जो भवन बन रहा है, हमारा जो महल बन रहा है, इसमें गारे और मिट्टी में ये सारी केसर मिला देंगे, जिससे हमारा महल जो है इसमें से केसर की खुशबू आया करेगी। अब ऐसा ही करता है, वो सारा खरीद लेता है और उनको भोजन पानी करा के, ऊँटों के साथ जो आदमी आए होते हैं उनको भोजन पानी करा के उनको विदा करता है। और जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है सेठ की सारी केसर बिक गई है। अब वो पूछते वहाँ उसका नाम और पता पूछते हैं
तो वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने हमें नाम पता बताने के लिए मना किया है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम कम से कम हमें वहाँ लेके तो जा सकते हो, कि हम देखना चाहते हैं कि कौन इतना सेठ आदमी हो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम लेके चल सकते हैं। अब वहाँ से बग्गी निकालते हैं और नौलखा हवेली के आगे वो उनकी बग्गी रुकती है। वो देखते हैं कि सामने से उनकी बेटी चली हुई आ रही है। उस और वो बहुत खुश है, वो अपनी बेटी को देख कर के बहुत खुश होते हैं और उसको आवाज़ देते हैं। पहले वो बेटी उनके पास नहीं आती और दूसरी तरफ को चल पड़ती है। वो आवाज़ लगाते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं, सेठ जी कहते हैं, बेटी हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, वो तो स्वीकार कर लो। वो अपने नौकर के हाथ में वहाँ भेजते हैं, लेकिन सोने मोहरे की थैली। लेकिन जो बेटी होती है वो लेने से इनकार कर देती है, कहती है नहीं, मैं नहीं लूँगी, इससे मेरे पति की बेइज्जती होगी, मेरे पति की इंसल्ट होगी। तुमने उनकी पहले शादी के दिन भी बहुत बेइज्जती करी है, मैं ये नहीं ले सकती। इतने में जो उसका आदमी होता है सुलक्षणा का, वो वहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि उसको इस तरीके से, तो वो गुस्सा होता है और कहता है कि इनसे माफ़ी मांगो। वो माफ़ी मांगती है और कहती है कि ये मैंने इन्हीं लोगों से सीखा है। और फिर सुदर्शन उन्हें अंदर अपने उनको अंदर ले जाता है, लेकिन वो अंदर जाने के लिए मना करते हैं, कहते हैं नहीं, हम घर में नहीं आएंगे। लेकिन वो कहता है तुम सुलक्षणा के ही माता पिता नहीं हो, मेरे भी माता पिता हो, चलो अंदर। जब उनको ले जाता है वो फिर जाते हैं, 3-4 दिन वहाँ पर रहते हैं। वहाँ से मथुरा काशी होते हुए वो वापस अपने घर में आ जाते हैं और अपनी बेटी को सुखी और संपन्न देखकर बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।